जब से आप अलग हुए, अलग होने के बाद आपके परिवेश में और उनके परिवेश में अर्थात जयराम महतो जी के परिवेश में आपने क्या बदलाव देखा है? आते हैं, इस्लाम शरीयत से चलता है और संविधान देश। अब रिजवान बाबू पत्रकार आपसे नहीं जीतेगा कभी जीवन में नहीं। अच्छा ठीक है, ये दोनों माता पिता से रिलेट कर दिया, खामोश कर दिया आप हमको। तो मुर्शिदाबाद में शरीयत मतलब फेल हो गया कि संविधान? देखो, मुर्शिदाबाद पर मैं गया नहीं हूँ, मैं हमारे शरिया और हाथ में संविधान, बिल्कुल इसको कैसे देखते? में है, शरीयत है। आप बताइए, माता और पिता आपको जन्म दिया है। अगर हमसे कोई पूछे कि शरीयत बड़ा कि अभी आप हो सके पूछते थे, हम आप उनसे पहले पूछना चाहेंगे कि माँ बड़ा कि पिता बड़ा। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं सर कि हेमंत जी अपना ही सब बड़का पदवा रख लिए। 40 नहीं है, 40 में भी नहीं, मैंने 40 को भी गलती से कहा था, उसके लिए क्षमा भी मिसलीप चाहिए। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। होता ही है। जी, उस वक्त मैं अपने अधिवेशन में जा रहा था और अधिवेशन का प्रेशर भी था और अचानक पीड़ा जो है विस्थापित का और पलायन का जो अभी आपने वर्णन किया, तो उनके ऊपर 500 लोगों के ऊपर केस है। इतना क्षमतावान ऊर्जावान थे, तो अपने मैदान में क्यों नहीं रहे रिजवान बाबू? 300 साल पहले वक्त किया गया, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या आपको क्या लगता है सर कि वो अनुचित बीजेपी कर रही है या फिर कोई भी मतलब संशोधन दोनों सदन ने क्या आवश्यकता क्या पड़ गई? एक घर में मैं जाता हूं और उस घर की मरम्मत की मैं खुद से बात करूंगा तो पहले घर के गार्जियन से पूछूंगा ना भाई कि आपको मरम्मत की आवश्यकता है कि नहीं है। अब आप वक्फ बिल हमारा है, वक्फ एक बना हुआ है जो दान की जमीनें होती है, वक्फ का मतलब दान करना होता है। नमस्कार, सब तक दस्तक से राजीव बात कर रहा हूं मैं। मेरे सामने जो शख्सियत अभी आपके सामने बैठे हुए हैं कोई परिचय के मोहताज नहीं है। अब कोई परिचय के मोहताज नहीं है तो हम आए ही क्यों हैं? देखिए, किसी भी पत्रकार के खेमे में और किसी भी राजनीतिक गलियारों में अगर कुछ चीज़ों को एक तरफा करके दिखाया जाता है, अच्छी हो या अच्छा हो अथवा बुरा हो, या फिर अच्छा हो या अच्छा नहीं हो, या फिर अच्छा हो या कम अच्छा हो, या फिर बुरा हो या कम बुरा हो, तो क्या होता है कि लोग जब दर्शक होते हैं वो मजबूर और विवश हो जाते हैं उस चीज़ को देखने के लिए जो वो शायद नहीं चाहते हैं। जैसे मैं ये कहना आपसे ये चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप ए को लगातार देख रहे हैं, ठीक है ना, और बी और सी और डी भी है, तो अगर उसके पास कोई नहीं जाता है या फिर आपका दायित्व एक पत्रकार के रूप में क्या होना चाहिए, हर दरवाजे पे जाना आपकी महत्वपूर्णता को बढ़ाता है। मेरी महत्वपूर्णता क्या है वो आप लोग जानिए। आप लोग ने बड़ा इलेक्शन में भर भर के हमको प्यार दिया था। देखिए, एक्शन के बाद रिएक्शन नहीं होगा तो राजनीति में मजा कभी नहीं आएगा। न वोट देने वाले को मजा आएगा और ना ही वोट लेने वाले को मजा आएगा। सबसे पहले तो जोहार, प्रणाम और स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद आपका भी। मुझे आपसे ये सुनना है सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि चुनाव तो चला गया, अगर मैं घी से पीटे बातों को दोबारा पूछूंगा तो न पत्रकारिता गौरवान्वित होगी और ना हमारे दर्शक, वो भी बोलेंगे कि क्या घिसा पीटा वही सब चीज़ पूछ रहा है। मुझे आप एक बात बताइए, जब से आप अलग हुए, अलग होने के बाद आपके परिवेश में और उनके परिवेश में अर्थात जयराम महतो जी के परिवेश में आपने क्या बदलाव देखा है? आपने चीज़ों को कैसे लिया? आप चीज़ों धरातल पे क्या कर रहे हैं? और वो तो जीत गए, संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन आपका 4 दिन पहले का रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, आपने एक बात कहा था कि वो एग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप दोनों एक साथ कभी एक मंच पे साझा करके एक तरीके से एग्रेशन को दिखाते थे, तो आज एग्रेशन का तरीका गलत हो गया या फिर एग्रेशन ही गलत हो गया? हर वक्त एग्रेशन भी ठीक नहीं रहता है। एग्रेशन में मैं भी बात करता हूँ, एग्रेशन में मेरी भी प्रतिक्रियाएं रहती हैं, लेकिन हर वक्त एग्रेशन मुझे नहीं लगता है कि सही है। और बाकी सबों का अपना एक स्टाइल होता है, सबों का एक अपना जीवन जीने का एक नया अंदाज़ होता है, एक तरीके से लोग जीवन को जीते हैं। तो मुझे लगता है कि सबका अलग अलग अंदाज़ है और किसी के अंदाज़ पे मैं विशेषकर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, चूँकि हमारे पुराने साथी हैं और विधायक बने हैं। मेरी शुभकामना उनके साथ में। आपने तो प्रथम सवाल ही उन पर ले लिया। बहुत सारे मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी है, मैं जिस पार्टी में हूँ, आप बड़ी पार्टी है, हमारी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, अब तो राष्ट्रीय पार्टी। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि जब रिजवान का नाम आता है किसी झारखंडी के समक्ष तो वो रिलेशन वहीं से जुड़ता है सर। जब उनका नाम आता है तो आप ही के साथ जुड़ता है। जहाँ जहाँ जयराम है वहाँ वहाँ रिजवान है और जहाँ जहाँ रिजवान है वहाँ वहाँ जयराम है। तो ये सवाल मैं सबसे ज़्यादा कीमती समझता हूँ, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भले वो अलग लड़ रहे हैं, आप अलग लड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं, शायद ऐसा करके ही झारखंड का भला हो जाए। हमें तो बस भला चाहिए साहब। देखिए, आपने एक बात कहा कि सबसे पहले आप बोले कि आपने और मुद्दा नहीं लिया। आपका पार्टी का महाधिवेशन हुआ, शायद 13वां महाधिवेशन था ये। क्या डायग्राम बना सर? किस तरीके का पद पदवी और जो पोस्ट होता है, जो जिम्मेवारियां मिली हैं, तो सर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं सर कि हेमंत जी अपना ही सब बड़का पदवा रख लिए। देखिए, अब ये उनकी मर्जी से नहीं होती है, लोग भले कह देते हैं। ये लोगों का सोच है कि भाई
सब पद रख लिए। पद कहाँ, अभी डिस्ट्रीब्यूट तो पद नहीं हुआ है, अभी तो अधिवेशन में ये सर्वसम्मति से केंद्रीय अध्यक्ष को चुना गया है। तीन चार होम मिनिस्ट्री, चाहे चेयरमैन का हो गया, ये सब तो क्लियर हुआ। अभी कहाँ कुछ क्लियर हुआ, होम मिनिस्ट्री भी नहीं अभी वैसा कुछ क्लियर नहीं है। अभी मान लीजिए अध्यक्ष पद का चयन हुआ, अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। संरक्षक के रूप में दिशोम गुरु जी को चुना गया है। तो आप पार्टी, आप उपाध्यक्ष, महासचिव, इस तरह से अब जो भी पद रहता है जो बच गया है वो सब डिस्ट्रीब्यूट होना भी बाकी है। बस अभी केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया है और जो हमें चुनाव निर्वाचन आयोग को जो सौंपना पड़ता है उन प्रक्रियाओं पर काम हुआ है। और अधिवेशन हर पार्टी का होता है, हमारा भी पार्टी का 13वां अधिवेशन हुआ है। तो अध्यक्ष हम लोगों ने चुना, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में ही हम लोग अब काम करेंगे और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग अपने परचम को लहराने का काम करेंगे। रिजवान जी अभी कौन सा जिम्मेवारी वहन कर रहे हैं? अभी जो दिशा निर्देश है पार्टी की तरफ से, तो किस तरीके का एक्टिविटी हो रहा है आपके द्वारा अभी फिलहाल? पार्टी अब धीरे धीरे दायित्वों को देना प्रारंभ किया है। तो मुझे लगता है कि इंतज़ार करना चाहिए, ज़्यादा हर्षोत्साहित नहीं होना है और ज़्यादा अकबकाहट भी नहीं लाना है। चूँकि जब पार्टी में एक सिपाही समझकर मैं अपने आप को अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की तैयारी के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं आया हूं, तो मुझे लगता है कि इंतज़ार करते हुए बिल्कुल एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा और पार्टी की ओर से जो भी दायित्व दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा वो तमाम चीज़ों पर मैं एडजस्ट करूंगा और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मैं काम करूंगा। बहुत बड़ा खेमा, बहुत बड़ा मतलब खेमा, जो आप देखिए जितना भी लोग आपको जानता होगा ना, जहाँ तक आपको झारखंड से बाहर तक के भी जानते हैं, उनका सवाल है, उनके तरफ से पूछ रहा हूँ। मेरे पे गुस्सा मत होइएगा और हमें मत डांटिएगा, और डांट भी देंगे तो चलेगा लेकिन भगाइएगा मत, पूरा इंटरव्यू दे दीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ साहब कि जब आप मतलब आप किंग मेकर बने, मैं बहुत चीज़ों का अध्ययन करता हूँ, इतना क्षमतावान ऊर्जावान थे, तो अपने मैदान में क्यों नहीं रहे रिजवान बाबू? देखिए, कभी कभी चीज़ों को समझना होगा। कभी कभी एक पिता घर पे भी रहकर बच्चों को पाल सकता है और एक कभी कभी उनको पलायन करना पड़ता है। बिहार के कई एक जिलों में जाएंगे तो पलायन की स्थिति है। हमारे झारखंड में गिरिडीह जिले की बात करें तो 5 लाख पलायन है। तो अब हम लोग उस दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो पिता का ये दायित्व बनता है, एक परिवार के जो मुखिया होते हैं उस परिवार के मुखिया का ये दायित्व बनता है कि मैं अपने बच्चों का भला किस रूप में कर सकूंगा। बस मैं अब उस चीज़ को समझ लो कि पार्टी, मैंने हमेशा शुरुआती दौर पे कहा था, चूँकि आपको भी पता है और आपको भी ज्ञात है, हमें भी मालूम है, पूरे राज्य के लोग, बिहार, झारखंड, बंगाल के लोग मुझे सुनते हैं और सबों ने देखा कि भाई मेरा जो गृह क्षेत्र था वो ये गृह क्षेत्र है, टुंडी विधानसभा। तो यदि जिस क्षेत्र से मैं संबंध रखता हूँ, मैंने जहाँ से इच्छा जाहिर किया आदरणीय हमारे पूर्व के साथी को, और हमारी पार्टी हम लोगों ने मिलकर बनाया। साथी को सर जयराम बोल ही दीजिए ना। नहीं, सारे लोग जानते हैं, हमारे वो विधायक जी हैं। तो हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ में इस स्तंभ को खड़ा किया, एक बड़ी पार्टी को खड़ा किया। बड़ी पार्टी खड़ी हुआ, एक मतलब जनाधार आप कह सकते हैं। चूँकि उस वक्त जब हम लोग आंदोलनरत थे, उस वक्त बड़ा हुजूम चलता था हम लोगों के साथ में। तो जब हमने इच्छा जाहिर किया तो उनका भी ये फ़र्ज़ बनता था। मैं लोकसभा का भी चुनाव नहीं लड़ा, मैंने बोला चलो जब विधानसभा में आप बोल रहे हो तो मैं विधानसभा में ही लड़ूंगा। लेकिन उसके बाद फिर मुझे टुंडी से ले जाकर फिर उस क्षेत्र में चुनाव के लिए भेजा गया। तो कहीं ना कहीं 15 दिन का समय था और 15 दिन के अंदर में आप इतने बड़े विधानसभा, इतने बड़े असेंबली एरिया जो रहता है, उस इतने बड़े विधानसभा क्षेत्रों को आप कह सकते हैं कि कवर करना कोई जादू आपने जैसा होता है। तो मुझे लगा कि इस राज्य के हित में और भविष्य को देखते हुए मैंने ये कार्य को किया और फिर हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा में आदरणीय कल्पना सोरेन जी का मैंने समर्थन दिया और फिर मुझे मुख्यमंत्री। लंबा नहीं कहूँगा इस पर मैं आपको कुछ, ठीक है ना, सबकी संवैधानिक स्वतंत्रता है, लेकिन एक बात कहूँगा कि ये काम बड़ा कठिन था, क्योंकि इसको करने के लिए गट्स शायद चाहिए था, क्योंकि इसके होने के बाद जो आपको सुनना पड़ा और जो झेलना पड़ा, ये थोड़ा कैसे रहा सर वो 10 दिन शुरू का एकदम जैसे? नहीं हम देखो, मैंने कहा था कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ और मेरी
परवरिश ही कठिनाइयों में हुआ है। और मैं बचपन से ही संघर्षशील रहा हूँ और बचपन से ही मैंने चुनौतियों को बिल्कुल आप कह सकते हैं कि चैलेंज हमने किया है शुरुआती दौर से। मैं मेरे अगल-बगल में यदि आप पूछोगे, देखिए मेरे भैया हैं, सबसे पूछोगे आप तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ में अपने जीवन को तैयार किया है। और जब ईश्वर ने एक मौका दिया तो राज्य के बीच में एक बड़ी आंदोलन को हमने तैयार भी किया और आज आपके बीच में है रिजवान क्रांतिकारी एक सेवक के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा में काम कर रहा है। और आगे हम लोग हो सके बिहार का दायित्व तो दिया जाएगा, हम लोग बिहार भी जाएंगे, बंगाल भी जाएंगे, जहाँ से आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा हम लोग जाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। आपने विस्थापित और पलायन वर्ड 120 सेकंड या 60 सेकंड पहले बोला। जयराम जी चिट्ठी लिख दी है अमित शाह जी को, दूसरी वाली चिट्ठी थी उनके लेटर पैड की तरफ से, यानी उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से। तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि पीड़ा जो है विस्थापित का और पलायन का जो अभी आपने वर्णन किया, तो उनके ऊपर 500 लोगों के ऊपर केस है। इसको आप कैसे देखते हैं सर, ये आपके लिए कैसा है? हम लोगों ने उच्च स्तरीय भी हम लोगों ने मांग किया है और बहुत जल्द आपको दिखेगा तस्वीर के विस्थापितों ये ज्ञात है ना सर आपको? हाँ। हमारे क्षेत्र का ही मामला है, बगल का बोकारो का। तो मैंने भी आदरणीय डीसी साहिबा से हमने भी बात किया है और मैंने कहा है कि भाई हम लोग इस पर गंभीर हैं और जो केस हुआ है इसको वापस लिया जाएगा। तो हम लोग इस पर खुद गंभीर हैं और आगे बेहतर करेंगे। वक़्फ़ पे आप वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल पे आप बीजेपी को कैसे देखते हैं? क्या वो हमलावर होकर काम कर रही है या फिर ये एक सही डायरेक्शन में काम है? आपके लिए ये कैसा है सर? नहीं, देखो मैंने पहले भी कहा है कि भाई वक्फ बिल जो है जिसमें संशोधन की ये बात कर रहे हैं, तो भाई हमारे कौम जिस अब मान लो कि एक घर में मैं जाता हूँ और उस घर की मरम्मत की मैं खुद से बात करूंगा तो पहले घर के गार्जियन से पूछूंगा ना भाई कि आपको मरम्मत की आवश्यकता है कि नहीं है। अब आप वक्फ बिल हमारा है, वक्फ एक बना हुआ है जो दान की ज़मीनें होती है, वक्फ का मतलब दान करना होता है। तो दान जो कर रहा है आप उनसे पूछ नहीं रहे हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से सब कुछ करते हुए जा रहे हैं। तो ये एक समुदाय को टारगेट लेकर एक समुदाय के दिल में ठेस पहुंचाते हुए ये काम कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था भारत में। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस पर रोक लगा दिया है कि अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अभी जो है वैसा ही रहेगा। हाँ, तो ये सब चीज़ों पर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में है तो उन्हें विकास पर काम करना चाहिए, उन्हें बेरोज़गारी कैसे दूर करना है इस पर बात करना चाहिए, उन्हें युवाओं का दिशा क्या होगा, युवाओं को कैसे बेहतर मार्गदर्शन क्या होगा, युवा कैसे अपने घर को सुरक्षित कर पाएंगे, इन तमाम विषयों पर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ सब काम उल्टा हो रहा है, धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, मस्जिद मंदिर कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक जो नारा देता है सबका साथ सबका विकास, तो ये तो सबका विकास नहीं हो रहा है। आप तो एक समुदाय को विशेष टारगेट करके ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। आज लाखों हजारों करोड़ों लोग सड़क पर उतर कर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को समझना चाहिए कि ये हिंदू मुस्लिम कराकर देश को बांटने और तोड़ने का तैयारी है। लेकिन अभी जैसे एक प्रचलन में एक डायलॉग हो रहा है, मतलब डायलॉग इन द सेंस वार्ता हो रहा है, दोनों साइड से बोला जा रहा है, तो बहुत अजीबोगरीब कमेंट आता है और वो कमेंट ही बहुत कुछ सिखाता है। या फिर वो कमेंट को आप कैसे लेते हैं? वो एक चीज़ है कि यूजर बाय ट्रिब्यूनल और यूजर बाय सॉरी माफ कीजिएगा, ट्रिब्यूनल बाय यूजर और ट्रिब्यूनल बाय डीड। तो बोलते हैं कि दो चीज स्तब्ध रूप से देखा जा रहा है कि एक में कागज नहीं दिखाया जा रहा है, और जो कि वो बोलते हैं जैसे कि कागज नहीं है तो आधा लोग आधा जमीन पे तो ट्रिब्यूनल यूजर बाय ट्रिब्यूनल है ही नहीं। तो मतलब जो कैसे देखते हैं इसको चीज़ को, जो कागज नहीं है, अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को आपको मालूम है स्टे लगाया है 7 दिन का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कल पढ़ रहा था, उन्होंने ये भी कहा है कि जो यूजर बाय ट्रिब्यूनल है वो चीज़ नहीं होगा जब तक एंट्रिंग दिन है। इतने दिन में वो चीज़ें सारे चीज़ें लागू हैं, बस वो सुनवाई जो है उन्होंने ये कहा कि 25 लोगों के साथ मत आइएगा, 5 याचिकाकर्ता आइएगा और चीज़ों को ढंग से समझा जाएगा। तो आपको लगता है कि अच्छा सर 300 साल पहले वक्त किया गया है, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या आपको क्या लगता है सर कि वो अनुचित बीजेपी कर रही है या फिर कोई भी मतलब संशोधन दोनों सदन से? क्या आवश्यकता क्या पड़ गई, ये तो जानना जरूरी है ना कि आवश्यकता क्या पड़ गई। सर बीजेपी वाले बोलेंगे ना सर कि मथुरा और ज्ञानवापी पे और राम मंदिर पे क्या आवश्यकता पड़ गई थी, वो भी तो पूछेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों पर आवश्यकता क्या पड़ी, सवाल ये है। आप रोजगार पर क्यों नहीं बात करते हैं?
मंदिर तो लोग है ही, पूजा आस्था का विषय है, वो तो पूजा हम करेंगे। मस्जिद आस्था का विषय है, हम करेंगे। मतलब आपका कहना है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है, इस पे बात उसको पूरा कर लो ना भाई। आप 15 साल शासन का हो गया आपका, रोजगार पर कितना आपने काम किया, ये विषय बहुत पूजा पाठ तो बड़ी बेहतरीन रूप से करते हैं, करिए। उसके लिए मठाधीश है, उसके लिए हमारे ब्राह्मण लोग हैं, हमारे जो वहां पर जो जिनको दिया जाता है जिम्मेदारी, वो है, पुरोहित लोग हैं। लेकिन आप इतने इंटरेस्टेड होकर इन सब विषयों पर क्यों पढ़ रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है, और सबके दिल को समझना प्रधानमंत्री का कार्य होता है। आप एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। इस चीज को आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को समझना चाहिए। उस हिसाब से रिजवान क्रांतिकारी, जिनके बोलने भर से क्रांति का सैलाब आता था, रगों में खून दौड़ता था, और एक विचारधारा था, मतलब बोलिए कि मतलब मुख्यमंत्री तक हिल गए कि कौन लड़का है भाई, आप इतने मतलब नज़र में आए। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि जब पूरे झारखंड का फिक्र होता है, पूरे भारतवर्ष का फिक्र होता है, तो दिल में सरिया और हाथ में संविधान, बिल्कुल इसको कैसे देखते है? शरीयत है। आप बताइए, माता और पिता आपको जन्म दिया है। अगर हमसे कोई पूछे कि शरीयत बड़ा कि, अभी आप हो सके पूछते थे, हम आप उनसे पहले पूछना चाहेंगे कि माँ बड़ा कि पिता बड़ा? दोनों। दोनों। क्यों आपको एक चुनना है, माता या पिता? ये संभव है क्या? आपको देश को सिस्टम चलता है। आप यहाँ से संभव वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, इन दोनों चीज़ों में चुन नहीं पाते हैं आप। नहीं, चुनना नहीं। आपको तो मैंने कहा, आप मेरे सवालों का उत्तर दे दीजिए, फिर हम सवाल का उत्तर दे देंगे। अभी तो मैंने बहुत सारे पत्रकार से फिर से माता या पिता, दोनों में से कौन? मम्मी या पापा? मम्मी पापा का कहाँ कॉम्बिनेशन हो गया ना, बस समझ गए। बस यही बात है ना। आप पूछिए सब। मानते हैं हमारा शरीयत भी है और संविधान भी है। संविधान से देश चलता है, और शरीयत का मतलब होता है इस्लामिक रूल्स। जैसे हिंदू समाज के लोग हैं, उनके लिए कानून है, एक कानून मैं बता रहा हूँ, एक कानून है। उसी तरह शरीयत भी एक कानून है कि आप कैसे खड़े रहेंगे, कैसे अदब से पेश आएंगे, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे शादी करनी है, कैसे जीवन शैली को जीना है। इन तमाम चीज़ों को यदि आप अध्ययन करेंगे तो शरीयत इसकी इजाज़त देती है, शरीयत है। वही शरीयत को आप कहेंगे कि आप शरीयत को मानते हैं कि संविधान को मानते हैं, तो दोनों का ट्रैक अलग है। मंदिर का अलग, मस्जिद का अलग, और माँ का अलग, पिता का अलग, सबका कार्य बटा हुआ है। दोनों में से कंपैरिजन करके यदि आप कहेंगे कि आप शरीयत को मानते हैं कि संविधान को मानते हैं, तो हम दोनों को मानते हैं। इस्लाम शरीयत से चलता है और संविधान देश। अब रिजवान बाबू पत्रकार आपसे नहीं जीतेगा कभी जीवन में नहीं। अच्छा ठीक है, ये दोनों माता पिता से रिलेट कर दिया, खामोश कर दिया आप हमको। तो मुर्शिदाबाद में शरीयत मतलब फेल हो गया कि संविधान? देखो, मुर्शिदाबाद पर मैं गया नहीं हूँ, हमारे झारखंड में भी इतना नहीं, अभी नहीं, कोई प्रेशर नहीं। मैं उस पर बात, चूंकि मैं नज़दीक से जिन चीज़ों को नहीं देखता पत्रकार महोदय, उस चीज़ों पर मैं जवाब नहीं देता। मैं पहले समझूंगा क्या हो रहा है। मैंने देखा है सोशल मीडिया, लेकिन उतना समय नहीं है कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके समझ सकूँ चीज़ों। नेता पूरे समाज समुदाय का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और कुछ भी वो अगर बोलता है तो एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज का सुनता है। कि आपको नहीं लगता है कि चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, उकसाऊ बयानबाजी नहीं होना चाहिए हमारे भारतवर्ष में? नहीं, कोई बयानबाजी सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बात रखनी चाहिए। और किसी भी, चूँकि आपने देखा है कि इजाज़त भी नहीं है। अगर आप किसी जाति विशेष पर टारगेट करोगे तो उसकी संविधान में उसका आर्टिकल है, उस पर आप फिर पकड़े जाओगे। इसीलिए सभी चीज़ों को समझते हुए, मूल्यांकन करते हुए और अपनी बातों को रखना। अच्छा, 3-4 दिन पहले वाला रिसर्च के दौरान 3-4 दिन पहले आपने माइक पे बोला है कि इवन संविधान इजाज़त देता है, संविधान खुद शरीयत को मानने के लिए बोलता है, ये आपने कहा है क्या? मतलब संविधान में रिटन है? रिजवान बाबू, क्या ऐसा रियली में रिटन है? नहीं है, रिटर्न है बिल्कुल। आप शरीयत को भी मान सकते हैं, धर्म को भी मान सकते हैं। नहीं, 24 नहीं है, 24 हमने गलती से कहा था, 25 है, 26 है, 29 है, 19 है। इन सब आर्टिकल्स में है, धर्म का उल्लेख है। 25 मैंने नहीं रिसर्च किया, लेकिन 26, 29, 40 में भी वर्णन 40 नहीं है, 40 में भी नहीं। मैंने 40 को भी गलती से कहा था, उसके लिए क्षमा भी मिसलिप्स हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, होता ही है। उस वक्त मैं अपने अधिवेशन में जा रहा था, और अधिवेशन का प्रेशर भी था, और अचानक पत्रकारों ने मुझसे सवाल किया। होता है, मिसलिप्स हो जाता है कभी जीवन में।
राजनीति में कुछ भी अस्थायी और स्थिर नहीं है। कभी पुराना मित्र मिलेंगे तो गले लगी नहीं, अभी भी गले लगते हैं, पब्लिक करते हैं। बिल्कुल। वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमारा मित्र है, मेरी शुभकामना है। ऊंच नीच होता है, सबों का पार्टी में चलता रहता है। मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी में दो क्योंकि मेरा तो बनाया हुआ पार्टी है भाई, वो विधायक है, तो ऐसे थोड़ी मुलाकातें होती है, बातचीत होती है। मनभेद थोड़ी है, मतलब भी मैंने कहा था कि मतभेद कोई भी इंसान जब आप लोग का पुराना वीडियो उठा के देखता है तो मालूम है सबसे पहले क्या होता है, उसके शरीर में एक्टिविटी क्या होता है, इमोशनल होता है। ऐसे शुरू हुआ था, और वही जब दो खेमा में कोई चीज़ फटता है ना, तो सिर्फ दो इंसान नहीं फटता है, पूरा समुदाय में दो ऐसे फटता है इंसान। समझ गए? जब माँ बाप बोले ना आप, तो वैसे ही आपको अलग अलग कोई प्यार नहीं करता था आप दोनों को। अब कहाँ क्या आग लगा, हम उतना हैसियत भी नहीं रखते हैं पूछने का। ये वो उन लोगों का मसला है। मैंने अपनी ओर से मैं बड़ा उनका सम्मान भी करता हूँ, और आगे मेरी शुभकामना उनके साथ में है। उनको अच्छा, अभी तक के उनके जितने दिन से जीत के वो काम कर रहे हैं, ठीक है, नेता बन के नहीं, मित्र बन के बोलिएगा, एकदम रियल आंसर बोल दीजिएगा। उनका परफॉर्मेंस, उनका कार्यशैली, उनका पूरा दिन का जो दिनचर्या है, किसी भी तरीके से आपको पता चलता है, तो आप संतुष्ट हैं एक नेता के तौर पर? बिल्कुल, अब काम कर रहा है, नो डाउट। जो काम करता है कहना चाहिए। वो जनता दरबार भी लगा रहा है, लेकिन अब जनता दरबार में काम कितना हो रहा है ये उन लोगों का विषय है। ये सवाल है कि कागज का ढेर लग रहा है या निवारण हो रहा है, सवाल ये है। मैं देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में, और जहाँ भी जो कि देखो, हम लोगों का उपज ही उसी टाइप से हुआ है, चाहे वो हो चाहे हम हो। हम भी किसी पार्टी में है तो हमारा भी स्टाइल वही रहेगा। हम लोगों का उपज ही उसी विषय के साथ में हुआ है, तो जब आता है ना तो चेहरा का एक्सप्रेशन कुछ और हो जाता है। तो हम लोग एक ही विषय के साथ में है, तो अच्छा काम कर रहा है, और मेरी शुभकामना है कि डुमरी का चौमुखी विकास करे बेहतर रूप से। ये बस एक दो सवाल के बाद, अब ज्यादा है भी नहीं, बस ये बताइए कि क्या आपको लगता है, एकदम सीधे सीधे एकदम फ्रैंकली बोलिए सर, क्या आपको लगता है कि तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है वक्फ के बहाने बीजेपी? अब देखो, बीजेपी को तो इन सब विषय पर अभी बात ही नहीं करना चाहिए। अब ले आया है तब तो भाई, अब उस पर भी हमारे लोग भी हैं, अब होगी आगे पार की। हम लोग भी याचिका लगाए हैं सुनवाई के लिए, हम लोगों ने भी कहा है, हमारे लोग हैं, हमारा कमेटी बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, हम लोग लड़ेंगे आगे। बिना किसी को चिन्हित किए हुए आपसे एकदम शिष्टाचार से, एकदम विनम्रता से पूछता हूँ, किसी भी दल के कोई भी प्रवक्ता या फिर स्पीकर हो, भड़काऊ भाषण में आप यकीन रखते हैं? अरे कोई भाषण, देखो भाषण पर आप रखते कि नहीं, ये सवाल पहले हो गया। आपका विचार हमको डुमरी से लेकर हजारीबाग तक पहुंचाना है कि आप यकीन रखते हैं इस बात में? भड़काऊ भाषण से कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई औचित्य नहीं बनता है। मैं भड़काऊ भाषण देकर अपने आप को ट्रेंडिंग कर सकता हूँ, लेकिन नुकसान भी कर सकता हूँ लोगों का। बस मैं भड़काऊ भाषण पर विश्वास भी नहीं रखता, मैं भाषण पर भी विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं भाषण क्या है, लोगों को जागरूक करने के लिए एक जरिया है भाषण, और भाषण के साथ साथ आप अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का और जनता का कल्याण करिएगा, तभी विश्वास में। आने वाला दिन में किंग मेकर बन के ऐसे ही काम कीजिएगा कि खुद ही किंग बनने का चाहत रहा है। अब ये वक्त बताएगा। वक्त नहीं, एक बार थोड़ा सा प्रेम से बोल वक्त दीजिए। इंतजार कीजिए। हम जानते हैं किसी का बात नहीं हुआ इलेक्शन बात से, हम बहुत कम सुनते हैं आपको। हमने कहा है कि अभी हम जिस पार्टी में हैं, अभी एक छोटा सा सिपाही हैं, आगे पार्टी का जो दायित्व दिया जाएगा उसका निर्वहन करेंगे, उसके बाद से फिर आपको बताया जाएगा कि हम क्या करेंगे। क्योंकि राज्य की इतनी बड़ी आबादी है जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, और इस बार हम लोगों ने आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री को हम लोगों ने सारे लोगों के कहने पर अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है, तो मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। जो दायित्व दिया जाएगा हम लोग करेंगे। कसम से अंतिम सवाल है, इसके बाद नहीं रोकेंगे। बोल रहे थे कि उंगली दिखा के स्पीकर साहब के सामने बात करता है, कि चप्पल खोल के जाता है, नौटंकी करता है। आपने बोला है, अभी एक इंटरव्यू में बोला है, भाषा मेरा थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन हम तो अब बोले कि नौटंकी करता है, कि चप्पल खोल के जानते हैं, मंदिर मानते हैं। तो मंदिर मानते हो तो स्पीकर को उंगली दिखाते हो। सवाल मेरा ये नहीं है रिजवान जी, सवाल मेरा ये है कि एक दोस्त जब उसके साथ इतने दिन से रहा, तो क्या बॉडी लैंग्वेज या फिर उसका जो स्वभाव है, उंगली दिखाना ही रियलिटी में था या फिर उनका स्वभाव था? अभी हमने कहा, अभी आपको शुरुआती सवाल जो आपका था, प्रश्न जो सबसे पहला प्रथम सवाल जो आपने किया था कि एग्रेसिव क्या है, हमने कहा था कि एग्रेसिव एक जगह तक सीमित ठीक है, एक जगह तक ठीक है, लेकिन उससे आगे यदि एग्रेसिव हम अपने आप को दिखाते तो नुकसान है। हमने कहा था कि आपका जो स्टाइल है उनको सलाम है, लेकिन वो स्टाइल जगह पर, यदि आप एक संवैधानिक पद पर हैं और संवैधानिक स्थान पर यदि अपने आप को प्रवेश करके जाते हैं, तो मुझे लगता है कि चीज़ों को समझते हुए, उस मंदिर की जो गरिमा है, उस मंदिर के गरिमा को समझते हुए अपने चाल ढाल और अपने स्टाइल को बदलना होगा। शुक्रिया। एक भैया चलते चलते बंद मत करना, चंदा खाने के लिए बोले, वो भी बोल दीजिए। चंदा को पैसा से जलपान कर। नहीं, मैंने उनको नहीं कहा, मैं सभी लोगों को कहा जो चंदा करते हैं। देखिए, ये रिजवान जी थे हमारे साथ, अभी जुड़े हुए थे, और इनको सुना आपने, अभी बाकी से इतने देर तक सुन के आपको इनके
कथनों के ऊपर क्या कहना है। देखिए चलते चलते एकदम निकल गए तो भैया कम से कम हाथों तो मिला लीजिए, नहीं तो लोग बोला कि रूस के भाग गए। अरे नहीं नहीं आप चलिए फिर से दोबारा आपके दरवाजा पे आएंगे ना, तो देखिए देखिए जा रहे हैं अभी, और क्या ही बोलेंगे, क्या कुछ कहना है इस वीडियो के बाद आपको, और आप बताइएगा कि क्या कुछ सवाल छूट गया, हम तो लेके आए थे, कोई बात नहीं है। जोहार, आई एम ऑलवेज तो हार।